Recording. Yes. हाँ हाँ, या थैंक यू। थैंक्स अ लॉट संदीप भाई। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की आज कृपा है। हाय। हाय भाई। मेरी वाइफ का अनकंडीशनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप सब लोगों की शेयरिंग्स है। बहुत वैरायटी वाले अनुभव हैं कि मैं आज के दिन भी शराब पीने की कोई इच्छा नहीं आई। सोबर इसीलिए अपने आप को कह सकता हूँ क्योंकि शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है और मन में पहले के मुकाबले में शांति की स्थिति बहुत अच्छी है ना। और ये शांति की स्थिति अच्छी भी इसलिए है क्योंकि शायद शांति की परिभाषा में बदलाव आया है। पहले यही नहीं मालूम था कि शांति मतलब क्या होता है, सुख मतलब क्या होता है। आज हमारी फिजिकल मीटिंग चल रही थी, उसमें भी एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि खालीपन मतलब क्या होता है ना। मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं किस अवस्था को कहूंगा कि मुझे आनंद आ रहा है। मैं किस अवस्था को ये कहूंगा कि नहीं यार, ये खालीपन जायज है और ये खालीपन नाजायज है, या फिर इस खालीपन को भरने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सब मुझे कैसे समझ में आएगा। मैं ए में तो आ गया, शराब ने बुरी तरह पीटा वीटा। मैं ज्यादा उन बातों में नहीं जाऊंगा कि मैंने कितनी पी, कहाँ पी, क्या पी। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। हम सब लोग रोज ही मीटिंग में भर भर के वो सुनते हैं। तो मैं तो आज वो बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मौका दिया गया है, मौका मिला है मुझे बात करने का इस बारे में कि मेरे मन में क्या गलत फहमियां थी। और अगर वो गलत फहमियां होती, वो गलत फहमियां बनी रहती तो पता नहीं क्या होता आज। ये तो सिर्फ ईश्वर जानते हैं। लेकिन हाँ, ये गलत फहमियां थी। तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से पायनियर ग्रुप का आप सबका बहुत बहुत आभार कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरी पत्नी ने मुझे रिहैब में डाला था 2019 में, ए के बारे में तो पता नहीं था। रिहैब के अंदर ही जाके पता पड़ा कि ए भी कुछ होता है। तो मेरा प्लान ये था कि अभी नहीं पीना है, 1-2 साल बाद पीना है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं शराब पर शक्तिहीन हमेशा रहूंगा। तो रिहैब से बाहर निकलने के बाद में मैं मीटिंग्स में इसलिए चला गया कि भाई एक तो मैं पत्नी का मन रख लूंगा और दूसरा मुझे यार अभी तुरंत नहीं पीना है। मुझे ऐसा अपने ऊपर पक्का डाउट था कि अगर मैंने अभी तुरंत शराब पीनी शुरू कर दी तो फिर मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, वो पहले जैसी हालत हो जाएगी। क्योंकि मैं ना, जब रिहैब में मेरी पत्नी ने डाला उसके पहले मैं बहुत तड़प रहा था यार। मेंटली बहुत परेशान हो गया था। ईश्वर की बहुत कृपा थी कि शारीरिक अवस्था मेरी बहुत अच्छी थी। कोई डॉक्टर के पास जाना या वजन कम होना ये सब नहीं हुआ था। लेकिन शराब की मात्रा तो खैर अच्छी खासी थी, जैसा सब फेलो ए मेंबर्स बताते हैं ना, उस तरह से। लेकिन हाँ, मेंटली मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं दूर होना चाहता था, पूरी पूरी इच्छा थी, मैं दूर होना चाहता था। और तभी भी मैंने कभी ईश्वर से ये नहीं मांगा था कि मुझे हमेशा के लिए दूर कर दो। बस मैं ये चाहता था कि ये कंट्रोल स्थिति में चालू हो जाए जैसे कुछ साल पहले थी। ये क्या हो गया, ये मैं इस तरह से पूरे टाइम 24 घंटे क्यों पी रहा हूँ। तो ये था। तो इसलिए बाहर आके भी यही हुआ। ये पर कोई ऐसे भरोसा था नहीं। एक चीज सीधे सीधे दिख रही थी कि मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ और शराब पीने की इच्छा नहीं आ रही है। तो जो सबसे बड़ी चिंता है, वो चिंता थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो गई थी कि कहीं दोबारा तो हाथ में नहीं आ जाएगी। क्योंकि एकदम पीने का प्लान नहीं था ना मेरा। मुझे पीना थी, 2 साल बाद पीना थी। तो फिर वो चिंता कम होने लगी थी। परंतु अब चिंता तो कम होने लगी, लेकिन साला एक दूसरा प्रॉब्लम होने लगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी, है ना, मतलब मेरे पास में 4 पैसा भी था, कोई खाने पीने की काम की कोई दिक्कत नहीं थी। पत्नी मेरा साथ दे रही थी बिल्कुल अच्छी तरह से। छोटी सी फैमिली है। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी पत्नी और एक बेटी है हमारी। तो सब कुछ ठीक था। मीटिंग भी मेरे घर के बहुत पास थी, सिर्फ 1 किलोमीटर पर, है ना। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सी बोरियत, असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन, ये मेरे अंदर हमेशा 24 घंटे भरा रहता था। मेरी पत्नी मुझसे ऐसे बर्ताव करती थी जैसे मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं। पता नहीं वो क्या, वो तब तक वो एलेनॉन में आ चुकी थी, तो शायद उनके अंदर भी उनको भी कुछ नया बीमारी को समझने को मिल रहा था। और घर पर भी वो कभी मुझे ऐसा शो ही नहीं होने देती थी कि मैं सामान्य अवस्था में नहीं हूँ, जैसा मुझे होना चाहिए वैसा नहीं हूँ। जिस चीज से मैं दूर होना चाहता हूँ, मन से, बिल्कुल ईमानदारी से मैं उससे दूर हूँ। पीने की कोई इच्छा नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है,
मैं तो अभी भी चिड़चिड़ा हूँ, ऐसा वो मुझ पर वो कभी भी जाहिर नहीं होने देती थी। लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा था ना कि हाँ यार, इतना प्रॉब्लम मेरे को हो तो रहा है, तो कुछ तो है गड़बड़ कि ये इतना प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रहा है। अब मेरे जो स्पॉन्सर हैं, तो उनके साथ जब कदमों पे काम शुरू हुआ, उसके भी 2 महीने पहले से ही मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई थी। किसी से मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला था, तो हमारी बात होती थी। मैं उनसे ये चीजें शेयर करता था कि मुझे ऐसा होता है। वो हमेशा कहते थे कि आपको स्टेप वर्क करना पड़ेगा। अब स्टेप्स क्या होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था। और रिहैब में कई बारी मुझे पनिशमेंट मिली थी, तो वो वहां पे काउंसलर कहता था, चलो ये जो 1 से लेके 12 तक स्टेप्स हैं, इनको रट के बताओ। तो इंग्लिश में उनको रटना, और बिल्कुल सारे वो जो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सारे पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में उसको रटो और सुनाओ। तो वो मैंने बहुत अच्छे से रट डाले थे। मैं आज सोब्राइटी के मुझे लगभग 7 साल होने को आए। मैं आज भी इतनी स्पीड से 12 कदम नहीं बोल सकता हूँ जितनी स्पीड से मैं वो रिहैब के 2 महीने के अंदर बोलने लगा था। तोते की तरह नींद में मुझे उठा के आप बुलवाइए, मैं बोल लेता था, क्योंकि वो सिर्फ रटना था। जैसे बच्चा अपनी सब्जेक्ट की कॉपी में से कोई क्वेश्चन का आंसर रख लेता है। और मुझे धीरे धीरे ये भ्रम होने लगा कि मैं समझ गया हूँ कि ये स्टेप्स क्या हैं। तो जब वो अनुभवी व्यक्ति जो बाद में मेरे स्पॉन्सर बने, वो जब इस स्टेप वर्क के बारे में कहते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। बल्कि मैंने पूरी बिग बुक को 2 बार ही पढ़ा था रिहैब में। तो ये मैंने पढ़ा है अच्छे से। तो ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इतना जोर डाल रहे हो इसके ऊपर। मैं कुछ भी प्रॉब्लम बताता हूँ, आप उसके ऊपर बात करते हो, घूम फिर के आप क्या अब एक ही चीज का रट्टा पकड़ लेते हो स्टेप पर। तो मुझे ना एक समय ऐसा आ गया था, दोस्तों बड़ी हंसी वाली बात है ये, मुझे आज भी हंसी आती है उस वाली अवस्था पे, कि मुझे ना इस शब्द से चिढ़ होने लगी थी, है ना। तो मैं उनको कहता था कि कभी कभी मैं उनको मजाक में कहता था कि ये इंडिया पाकिस्तान को भी है ना, आपको स्टेप वर्क करा दो। वो कभी न्यूज में आता था कि फलाने 2 देशों में ये हो गया, या फिर यहाँ पे ये एक आतंकवादी घटना हो गई, फलाना ये हो गया, महंगाई हो गई, एंड ऑल दैट। 1000 तरह की प्रॉब्लम्स है अभी दुनिया में। तो उनको मजाक में कहता था कि ये बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आती क्या ये बात। आप जब हर चीज के लिए मुझे बताते हो, और आप मुझे ये भी बता रहे हो हर चीज के लिए कि किस घटना के पीछे, किस समस्या के पीछे उसको जड़ से पकड़ना पड़ता है हमको, कि कौन सा चरित्र दोष उस घटना के होने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा सब स्टेप वर्क में इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके ऊपर कैसे काम करके उसको ठीक करना है, ताकि आगे से वो समस्या, वो घटना होने के चांस 90 या 95% तक खत्म हो जाए। ऐसा स्टेप वर्क के माध्यम से वो जानकारी मिलती है, प्रैक्टिस होती है आपको। तो जब ये मेरे को अगर हो सकती है, तो फिर ये दुनिया के लोगों को भी हो सकती है ना। बड़े बड़े देशों में इतनी महान प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं पूरे जोर से उनसे बहस किया करता था, है ना, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब कि 100% इस बात के लिए यार कन्विंस था कि ये स्टेप वर्क से नहीं होने वाला है। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, बस किसी किताब को ऊपर से देखा, जिल्द वाली है, मोटी है, महंगी है, तो मतलब अच्छी है, और पतली है, पन्नों की क्वालिटी पतली है, और ऐसी सी कुछ खास नहीं दिख रही है, तो मतलब वो अच्छी नहीं होगी। भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड इंसान हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप उस बारे में मेरे से बातें मत किया करो। अब धीरे धीरे ये हुआ कि 1.5-2 महीने बात करने के बाद में उन्होंने स्टेप वर्क शब्द एक्चुअली बोलना बंद कर दिया। तो होने ये लगा कि पहले ये होता था कि मैं जब उनसे कोई समस्या का हल पूछता था, बात करता था, तो वो कुछ कुछ उधर से कहते, 15-20 मिनट बोलते, आधी घंटा बोलते, मुझे सुन के बहुत मजा आ जाता था। लगता था अरे वाह वाह सब ठीक हो गया। ऐसा लगता था एकदम बड़ी जागृति आ गई मेरे अंदर। लेकिन बस वो 24 घंटे बाद फिर वही हालत। आज ये समस्या, आज जो मेरी समस्या है उसका नाम है ए, कल जो समस्या मैं उनसे पूछ रहा हूँ वो समस्या है बी, परसों जो समस्या पूछ रहा हूँ वो है सी, और फिर उसके बाद परसों के बाद वाले जिन जो समस्या पूछ रहा हूँ वो दोबारा समस्या नंबर ए। मतलब मैं जिस समस्या का हल वो इंसान मुझे बता चुका है, मैं वही समस्या मेरी फिर आके खड़ी हो रही है। बस समस्या के पात्र बदल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, वही की वही समस्या फिर आके खड़ी हो रही है। क्योंकि वो बेचारा इंसान, वो मुझे ये कहते रह गए कि आपको इसके लिए वो करना पड़ेगा जो मैंने किया था।
मैं आपको ये हल कहाँ से बता पाता हूँ? कोई ईश्वर साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने मेरा दिमाग का ढक्कन खोल के भर दिया, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को भी ये समस्याएं थी जो तुमको आ रही हैं, अभी भी आ जाती हैं, लेकिन अब काफी हद तक कम हो गई हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हारी समस्याओं का उत्तर दे पाता हूँ। लेकिन सिर्फ उत्तर सुन के ये काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि इंदौर से मुंबई का रास्ता कैसे होगा। जिस जमाने में गूगल मैप्स या जीपीएस नहीं थे, तो किसी को रास्ता नहीं पता होता था, तो वो हर कुछ किलोमीटर पे रास्ता पूछ लेता था और वो चला जाता था। और ज्यादातर लोग मुंबई से लौट के भी आ जाते थे, क्योंकि उनको रास्ता याद रह जाता था, बल्कि काफी सालों तक भी याद रह जाता था। तो ये इस तरह की तो चीज है नहीं ना, ये जानकारी वाली चीज है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी ना, वो ये हो रही थी कि मैंने स्टेप वर्क को एक जानकारी माना था, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, वो एक अवेयरनेस थी, जागृति। वो मेरे अंदर अगर कोई बदलाव आएगा, तो उस बदलाव वो उसी बदलाव को आध्यात्मिकता आना कहा जाएगा, और सिर्फ उसी बदलाव की हेल्प से, जैसा कि डॉक्टर सिलकवर्थ ने कहा है, उसी बदलाव की हेल्प से ही मैं शराब से दूर रह पाऊंगा। ऐसा था वो। तो ये जो कुछ चीज थी ना, ये सिर्फ महज जानकारी मिलने से मेरा काम नहीं होने वाला था, और मैं उसको जानकारी समझ रहा था। तो ये बात तो लगभग वैसी ही हो गई कि जब मैं 24 घंटे शराब पी रहा था, मैंने ए के बारे में कभी सुना भी नहीं था, तो मैंने विल पावर का भरपूर उपयोग किया, ईमानदारी से किया, है ना। मेरे ख्याल से हम सभी के ये अनुभव रहे होंगे कि हमने बहुत ईमानदारी से किया। मैंने, और बल्कि हम में से कईयों ने, अपने आप को घर में तालों में बंद भी किया। पत्नी को रिक्वेस्ट किया, मत निकलने देना, चाहे कितना भी आसमान सर पे उठा लूं, मत निकलने देना, मेरी कोई बात मत सुनना, मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं। तो मेरी पत्नी ने ऐसा ही किया। तो शराब नहीं पी पाया मैं, लेकिन फिर क्या, 2-3 दिन के बाद में फिर वो मेंटल ऑब्सेशन ने अपना खेल सिखा दिया। कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, 15 दिन तक भी खींचा है मैंने, लेकिन फिर उसके बाद में वही। तो इस चीज को मैंने पूरी ईमानदारी से विल पावर का इस्तेमाल किया था यार। तभी तो पत्नी को ये कहा ना कि ताले में बंद कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज काम नहीं आई, क्योंकि मेरी जानकारी गलत थी यार। मुझे पता ही नहीं था कि ये डिसीज है, ये ऐसे नहीं होने वाली, यहाँ विल पावर काम नहीं करेगी। मुझे भी नहीं पता था, पत्नी को भी नहीं पता था, है ना। तो वो तो जब ए में आया, तब भी मैं उस बात को कहाँ मानने वाला था, है ना, कि ये विल पावर से नहीं होगी एंड ऑल दैट। तो वो जो विल पावर है, उसका इस्तेमाल कभी आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वो काम कभी आएगा ही नहीं। तो जो चीज मुझे पसंद है ही नहीं, या मैं यूं कहूं कि जो चीज के लिए मेरे अंदर कोई नफरत भी नहीं है, ना उस चीज के लिए मेरे अंदर कोई प्रेम है, तो मुझसे कहा गया कि ऐसी कुछ मानसिक स्थिति आपकी बन जाएगी जहां तक शराब की बात है। मैंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये शराब शराब आपने हवा बना दिया उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बादी, आपको ऐसा लगा आपको ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा बर्बादी शराब ने की, क्योंकि लक्षण सबसे ज्यादा बर्बादी के उसी के दिखते हैं। पैसा उसी के कारण से खत्म होता हुआ दिखता है, शरीर उसी के कारण से बेकार हुआ दिखता है, रिश्ते टूटते हुए उसी की वजह से दिखते हैं। हर चीज का ब्लेम पूरी तरह से शराब पे आ जाता है। लेकिन मुझे बताया गया कि भाई साहब, पूरा ब्लेम शराब पे मत डालो, अगर ब्लेम डालना है तो शराबियत पे डालो। बहुत बड़ा अंतर है, अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म, शराब और शराबियत। ये समझने को मैं तैयार नहीं था। ये एक तरह की अवेयरनेस है, जानकारी नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, कई हैं, एक से एक, सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों से आते हैं। उनको मैं ये चीज बताता हूँ, वो नहीं मानते। उनमें से कोई भी मेरे जैसा शराबी नहीं है, वो शराब पीते हैं। लेकिन मैं उनको मेरे बारे में शुरू शुरू में समझाता था 2019 में, कि देखो मुझे ये हुआ है, मैं ऐसे रिहैब में रहा, अब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। वो नहीं मानते थे, हंसते थे, क्योंकि अगर ये जानकारी होती ना, तो वो लोग मान लेते, क्योंकि ये जानकारी वाली चीज ही नहीं है ना। जिसके पैर ना क्या है वो, जिसके पैर नहीं फटते उसको वो दर्द नहीं मालूम पड़ता, है ना। तो ये उस तरह की चीज थी। तो मुझे ये बताया गया कि दरअसल होगा ये है कि भाई वो चाहे कार्ल यूम हो, स्विट्जरलैंड वाले, जिसके पास में रोलैंड हैजर्ड गए थे, बिग बुक में लिखा हुआ है,
या फिर डॉक्टर सेविकवर थे, इन्होंने ये कहा कि भाई इसका ऐसे मेडिकली किसी दवाई से इलाज नहीं हो पाएगा कि आप सामान्य मात्रा में शराब पी लो या फिर आप अपने से ही शराब पीना छोड़ दो। इसके लिए तो कोई ऐसी दवाई लगेगी जिससे इंसान के दिमाग में ही पूरा परिवर्तन हो जाए, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। ऐसी कोई अगर चीज हो तो वो होगा। अब उस समय के डॉक्टर्स को ये पता था कि ऐसी कोई दवाई तो आती नहीं है। ये बात अलग है कि शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि 2026 तक भी ऐसी कोई दवाई नहीं आएगी और ये प्रोग्राम इतना काम करेगा आगे जाके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है ना, या फिर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये इससे ये काम बनेगा। तो बस ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी था कि दरअसल ये जानकारी वाला काम नहीं है, ये एक अवेयरनेस जब मेरे अंदर आएगी और ये जो पूर्ण मानसिक परिवर्तन वाला काम है, ये मेरे दिमाग में कट लगा के तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा कोई आविष्कार हुआ नहीं अभी, और ना ही अभी तक कोई दवाई इजाद हुई है जिससे ये हो जाएगा। तो फिर ये जो 12 स्टेप्स बताए गए हैं, ये एक तरह से एक प्रोसेस है ना। तो तब मुझे ये बताया गया कि यार एक काम करो, इसको है ना स्टेप वर्क नाम छोड़ के इसको ग्रूमिंग नाम दे दो। ग्रूमिंग, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ग्रूमिंग, GROOM, मतलब किसी को तैयार करना। कभी कभी कहा जाता है कि किसी ऑर्डिनरी से लड़के को किसी बड़े नेता ने अपने पास में बुलाया, अपने साथ रखा और उसको अपने राजनीति के गुर सिखाए। हाँ, और फिर उसको उन्होंने ग्रूम किया, जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ग्रूम किया था। तो अगर वो चंद्रगुप्त को बैठा के उसको ये बताते कि देख ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, रट ले, तो रटने से काम नहीं होता। वो आचार्य चाणक्य के भी कई शिष्य थे, छोटी दारी, वो तो उनको भी जानकारी देते थे, परंतु वो ग्रूम हुआ, राइट। तो उसके वो अंदर से ही वो इंसान ही चेंज हो गया जो एक ऑर्डिनरी सा लड़का था। तो मुझे यही बताया गया कि आपको भी ऐसे ही चेंज होना पड़ेगा। जब आप ऐसे ही चेंज हो जाओगे तो वो शराब नाम की चीज का अट्रैक्शन आपके अंदर से जब खत्म होगा तो आप इतने रिलैक्स हो जाओगे। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मेरी मॉम, अब तो खैर वो नहीं है, 2008 में ही उनका देहांत हो गया था, उनको भी बहुत सारे टेंशन थे। वो सिर्फ 42 ईयर्स की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, बहुत कम एज में वो विडो हो गई थी। तो उनको बहुत बार मैंने रोते हुए देखा है, टेंशन लेते हुए देखा है, अकेले में ऐसे गुमसुम बैठे हुए देखा है, पर उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी। उनके पास पैसे भी थे और अगर वो चाहती तो चुपके से बोतल भी लेके आ सकती थी। मैं थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझ में आई कि उनको ये आइडिया क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनके दिमाग ने कभी उस चीज को ट्राई नहीं किया। मेरी पत्नी, उन्होंने तो शराब को ट्राई किया है, लेकिन उनको जब जब टेंशन होता था या फिर आज भी जब उनको टेंशन होता है तो उनको कभी शराब की याद नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में शराब एक सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसी कोई एंट्री उनके दिमाग में है ही नहीं। मेरे दिमाग में है। अब मेरी वो जो फिजिकल एलर्जी वाला पहलू है, उसके कारण मैंने इतनी शराब पी डाली कि मेरे दिमाग ने ना सिर्फ ये हल को रट लिया कि शराब एक हल हो सकता है अकेलेपन का, टेंशन का या खुशी को और बढ़ाने का, ना सिर्फ उसने इस हल को याद कर लिया है बल्कि अब वो तो वो शराब पर निर्भर हो चुका है। तो वो जो मैं रिहैब में रहा था 3 महीने तक, उस दौरान मुझे शराब पीने की याद नहीं आई, क्योंकि वो मेरे लिए एक पीड़ादायक अनुभव था। खुश तो कोई नहीं होता यार रिहैब में जाके। मैं यहाँ रिहैब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि रिहैब के अंदर रह के खुश तो कोई नहीं होता, लेकिन वहां पे बिना खुश हुए भी मुझे शराब की याद कभी नहीं आई। और ऐसे ही मेरी कई ए मेंबर से बात हुई जो कि रिहैब में रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ यार वहां पे अंदर जाने के बाद कभी ऐसे शराब की तड़पन, टूटन, ऐसे ये सब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं एक अलग ही मानसिकता में था। वहां पे हर सेकंड मुझे लगता था कि यार मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ना, इसके लिए साला मैं यहाँ पर हूँ। वहां पर परिवार के लिए खुन्नस होती है दिमाग में, या अपने किए पर अफसोस होता है, बहुत सारी बातें होती है। सबसे ज्यादा खुन्नस तो रिहैब के स्टाफ के लिए होती है। मुझे तो थी। ओके, खैर। तो तो उस समय मेरे दिमाग में शराब नाम की कोई चीज नहीं थी। रिहैब से बाहर निकलने के बाद भी शराब नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो डेफिनेटली आती। अब वो नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये मैं अभी इसके ऊपर आऊंगा आगे जाके, जो मुझे समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उसको आने नहीं दिया, लेकिन वो कैसे कैसे आगे रह के समीकरण बने, क्यों नहीं है, मैं इस पे अभी आऊंगा।
तो लेकिन है कि ये बात ये समझ में आई कि जब किसी इंसान से ये सुना कि भाई वो इंसान रिलैप्स हुआ कितने समय बाद हुआ या ऐसा हुआ, तो एक बात मुझे ये भी धीरे धीरे मैं इस बात को समझने लगा कि कुछ समय बाद में ही शराब का आकर्षण लौट के आता है। किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में देर से आता है, क्योंकि दिमाग मेरे मरते दम तक भूलने वाला तो है नहीं कि शराब से उसको कैसा आनंद मिला था। तो ये जो अनुभव उसके अंदर मैंने डाल दिया कि अकेलापन हो, दुख हो, चिड़चिड़ापन हो, बोरियत हो, या खुशी को और बढ़ाना हो, पैसे के वांदे हो, पत्नी से नहीं बन रही, कोई भी चीज हो, शराब का उसमें हल है, ऐसा मेरे दिमाग ने रट रखा है। अब मैं उसको बहला फुसला के शराब से दूर कर लेता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन वो उस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। ये तो एक बात है। तो जब वो उसको कभी भूलेगा नहीं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो इसी बात से समझ में आया कि क्यों मेरे को कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। दूसरी भाषा में कहें तो स्टेप पर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप अपने दिमाग को ये बताओगे कि देख भाई, शराब की जरूरत नहीं है। हालांकि भूलेगा वो तब भी नहीं, भूलने वाला तो वो तब भी नहीं है। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने साफ कहा था, आप चाहे कितना ही आपके स्टेप्स पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, है ना, पूरे टाइम आप मग्न हो जाओ उसमें, लेकिन फिर भी आपका दिमाग मरते दम तक भूलने वाला तो नहीं है। मतलब आप दिमाग की जो हार्ड डिस्क होती होगी अगर कोई, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं खुरच खुरच के उसको ओवरराइट कर दूंगा, मिटा दूंगा, है ना, डिलीट कर दूंगा फॉर एवर। ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने इतनी शराब पी है और इतने लंबे समय तक पी है कि उसको आप नहीं भुला सकते। ये तो उस तरह की बात हो गई कि आप अपना सरनेम नहीं कभी भूल सकते। मैंने अपनी माँ को अगर देखा है और उनके साथ में कम से कम थोड़े भी साल बिताए हैं अगर, मेरे समझदार होने के बाद, होश संभालने के बाद, तो मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। हाँ, कोई बीमारी वगैरह हो जाए, एमनेशिया हो गया, कुछ हो गया, कोई भूलने की बीमारी हो गई, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये तो कभी ना हो पाएगा। लेकिन उसके ऊपर निर्भरता, किसी परेशानी में आने पर उसकी याद आना, ये कम से कम आपको होना बंद हो जाएगा, और ये पक्के से हो जाएगा। तो जब मुझे ये शुरू में ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए तो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर जब वो शराब ने अपना असर दिखाना शुरू किया, दोस्तों देखिए कितने मजे की बात है, शराब पीने की कोई इच्छा नहीं थी मुझे। मैं बिल्कुल दावे से इस बात को कह सकता हूँ, भूला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, 2019 की बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, रिहैब से निकलने के बाद मैं होशियारी दिखाने के लिए दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। हम कार में घंटों घूमते रहते थे, वो लोग सब पी रहे हैं, मैं अपना इधर कोका कोला वगैरह पी रहा हूँ, है ना, मैं उनको अपनी हेकड़ी दिखा रहा हूँ कि देखो मैं कितना, मेरा कंट्रोल है। कभी कोई अगर मेरे सामने भी इस बोतल को रख देता, रखी थी उन्होंने, पर कभी मेरा मन नहीं डोला। मुझे कभी ये जरा सा भी अफसोस भी नहीं आया कि अरे यार मैं तो पी नहीं पा रहा हूँ, काश मैं शराबी नहीं होता। ऐसा भी नहीं हुआ दोस्तों। बड़ी अजीब बात है, लेकिन हाँ, कभी नहीं हुआ। तो शराब को पीने की इच्छा मेरे अंदर कभी नहीं आई, लेकिन फिर भी शराब मुझे कितना परेशान कर रही थी वो मैं बताना चाहता हूँ। तो शराब मुझे ऐसे परेशान कर रही थी कि मुझे मेरे अंदर कंटिन्यूसली चिड़चिड़ापन, बेचैनी, जो कहा गया ना RID, ये सब मेरे साथ में निरंतर हो रहा था, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मुझे याद है, मैं घर में बैठा होता था तो मैं पत्नी को कहता था कि चलो कहीं शॉपिंग करके आ जाते हैं। वो कहती थी यार विवेक, 2 दिन हुए, अभी तो गए थे, और अपन परसों शॉपिंग करने गए थे, और कल फिर तुमने ऑनलाइन भी कई सारा सामान खरीदा है, तो आज अपन रहने देते हैं। तो मैं कहता था चलो अच्छा, ऐसे ही एक चक्कर मार के आ जाते हैं। घर से चक्कर मारने निकले, आधा घंटा भी हुआ नहीं, मैं कहता था चलो यार वापस घर चलते हैं, मैं तो बोर हो रहा हूँ, ट्रैफिक की आवाज बहुत आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। तो बेचारी मेरे साथ घर आ जाती थी। मतलब मैं भीड़ में जाऊं तो मेरा मन नहीं लग रहा है, घर पे हूं तो मुझे अकेलापन लग रहा है, किसी से बात कर रहा हूं तो लग रहा है कैसे बेवकूफो टाइप बात कर रहा है। दोस्तों के साथ में जाता था, जैसे मैंने अभी कहा, उनको अपनी हेकड़ी बताने के लिए, लेकिन वहां पर भी मुझे डिससेटिस्फेक्शन होता था कि कैसे बचकानी टाइप की बातें करते हैं, क्या है, जबकि वो तो वैसे ही थे, उनमें कोई बदलाव ही नहीं था। तो तब मुझे ये कहा गया कि भाई साहब, आपको इस वर्क में आना बहुत जरूरी है ना। इसके माध्यम से आपके दिमाग को एक नया तरीका मिलेगा। जो अभी शराब भरी हुई है उसमें, वो उस तरीके को मिस कर रहा है, सीधी सी बात है। तो आपके अंदर जब ये जागृति आएगी, जब आप ये ग्रूम होने लगोगे, तो आपके दिमाग को आप नए तरीके बता दोगे। तो मैंने पूछा साहब कौन सा तरीका, बोला था आध्यात्म का तरीका।
अब ये किस चिड़िया का नाम है? उन्होंने बोला आप इसके लिए अपना ज्यादा दिमाग अभी मत लगाइए, आप जब भी करने जाओगे तो ये आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। अगर सीधे अगर इसके ऊपर आपको प्रवचन दे दिया जाएगा तो भाग खड़े होगे, क्योंकि भागने में बड़ा एक्सपर्ट हुआ। आई सेड यस, भागने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। किसी भी चीज को, वो है ना कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, वो वाला है मसला मेरे साथ में। तो कहा कि ये आपको शुरू करना पड़ेगा। और बस मेरे साथ में फिर ये हुआ दोस्तों कि वो एक तरह का एक और रॉक बॉटम था मेरे लिए सोब्राइटी में आने के बाद। हाँ, तकरीबन 4-5 महीनों बाद में मेरा स्टेप वर्क स्टार्ट हुआ, और फिर एक पिंक क्लाउड वाली अवस्था भी आई मेरी। वो बड़ी मजेदार थी। जब स्टेप नंबर 1, 2, 3 हुए, एक हफ्ते के अंदर हो गए थे, तब मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान सामान्य तरीके से शराब पी सके, शायद कभी ऐसा हो, कोई दवाई आ जाए या कोई अचानक से कोई ईश्वरीय शक्ति जो है वो सामने आ जाए, लेकिन मेरे साथ में तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये मुझे बड़ा एक विश्वास सा हो गया था। और वो वाली मेरी स्टेज ऐसी आ गई थी कि यार ये शराब साली है ही क्यों, है ना? जब इसके अंदर जब कोई हल है ही नहीं, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि शराब नाम की चीज दुनिया से ही खत्म हो जाए। और मेरे अंदर बड़ी अजीब सी चीज थी। वो जो शराब की दुकान मेरे घर से नजदीक में है, जहां से मैंने सबसे ज्यादा शराब ली, उस दुकान पर रिहैब से निकलने के बाद मुझे गुस्सा नहीं आया था। लेकिन ये जब मेरे स्टेप नंबर 1, 2, 3 हो गए, उसके बाद मुझे उस दुकान पे गुस्सा आना स्टार्ट हुआ था, है ना? जबकि कहने को मेरा स्टेप वर्क शुरू हो चुका था, है ना? ये एक अतिवादी वाली स्थिति थी। जस्ट मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने अनुभव से ये बात को बताना चाहता हूँ कि सही समय स्टेप पर का जो आज का हमारा टॉपिक भी है, मुझे वहां से एक चीज ये भी समझ में आई कि मेरा स्टेप पर वो उस स्टार्टिंग में शुरू क्यों नहीं हो पाया, या फिर मैं क्यों राजी नहीं हुआ। भाई एक अनुभवी व्यक्ति तो थे मेरे साथ, वो तो एकदम मेरे रिहैब से निकलने के 1-2 महीने बाद ही, 1 महीने बाद ही मेरा उनसे संपर्क हो गया था। वो मुझे कह रहे थे कि ये शुरू होना चाहिए। उन्होंने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा कि विवेक भैया तुमको पहले 90 दिन 90 मीटिंग करना पड़ेंगे, तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुम इस लायक हो कि तुमको स्टेप वर्क नाम की अनमोल जड़ी बूटी दी जाए, तब तुमको स्पॉन्सर मिलने की कृपा होगी, तब मिलेगा। ऐसी बात कभी नहीं बोली उन्होंने बल्कि मुझे ये बताया कि यार ये 90 डेज 90 मीटिंग कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा भाई वो पहले के जमाने में, वो 1950 60s के जमाने में ऐसा होता था, जब न्यू कमर मीटिंग में आता था तो किसी अनुभवी सदस्य को उसका बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्पॉन्सर बना देते थे कि भाई ये जो नए हैं आप इनको पर्सनली समय दीजिए, प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो वो उसको एक पूरे जो 12 स्टेप्स हैं, हर एक महीने में 4-4 स्टेप, मतलब एक स्टेप को 1 महीना दिया, ऐसे करके 1 महीने में 4 स्टेप हुए, तो ऐसे करके 3 महीने में 12 स्टेप हुए, तो ये हो गए 90 दिन। वो 90 दिन में इन 12 कदमों का एक तरह से एक परिचय सा देते थे, एक ऊपरा ऊपरी परिचय सा कि देखो ये है एक्चुअली अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 स्टेप्स। भाई क्या है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, क्या है? कोचिंग क्लास है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की जमात है ना? यहाँ पे कोई क्या मतलब ऐसे आपको आंखें बंद करके बिठा देते हैं और ईश्वर की कृपा होने लग जाती, क्या है? ये बताने के लिए उसको ये बताया जाता था, और उसको कहा जाता था कि आप कम से कम 90 दिन तक आइए, उसके पहले मीटिंग में आना बंद मत करिएगा प्लीज, ऐसी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। उसको ये नहीं कहा उन्होंने कि साले तू पहले 90 दिन तक आ, प्रूव कर, उसके बाद ही तेरा स्टेप वर्क होगा, नहीं। अब जब उसको कहा जाता था कि आप 90 दिन के पहले इस प्रोग्राम को छोड़िएगा मत, मीटिंग में आने को मत छोड़िएगा, फिर अगर आपको नहीं जमे तो भले ही फिर आप मत आइएगा। तो ऐसे कई लोग थे जिनको 10 दिन के बाद समझ में आ जाता था, ऐसे कई लोग थे जिनको 40 दिन के बाद समझ में आ जाता था। क्या? कि हाँ यार मैं बिल्कुल पक्का शराबी हूँ, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और जिस तरह की ये जो मंडली बैठी हुई है ना, ये जिस तरह की बातें कर रही है यार, मैं बिल्कुल इसी कोटि का शराबी हूँ, और मैं अब और नहीं पी सकता हूँ। और अब है ना मेरे दिमाग में ये भी नहीं रहा यार कि मैंने इसके कारण पी कि उसके कारण पी, मैं शराब को नॉर्मली नहीं पी सकता। दुनिया में मेरे 1760 दुश्मन हैं, सब ने मेरे साथ बुरा करा है, मैं तो बिल्कुल मतलब एकदम सबसे साक्षात मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, रामचंद्र हूँ मैं तो, भले ही ये हो।
लेकिन ये हो जाए कि हाँ साहब शराब को तो मैं कभी नॉर्मली नहीं पी सकता, बस उस क्षण आप स्टेप पर के लिए तैयार हो। अब आपको मीटिंग्स में आते हुए चाहे 5 दिन हुए हैं चाहे 50 दिन हुए हैं, मेरे केस में मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार था, इसीलिए मुझे स्टेप पर शुरू करने में 4 महीने लग गए। क्योंकि मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार था कि विवेक 2 साल बाद, 2 साल तक तू अपनी इच्छा से रोक लेगा और 2 साल बाद अपनी इच्छा से नियंत्रित मात्रा में अपने चुने हुए समय पर साधारण इंसानों की तरह पिएगा, ऐसा मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, है ना, जबकि ऐसा होने नहीं वाला था। तो अब इसके लिए फिर कई सारी बातें भी आती हैं कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है ना। आप कई सारे ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। अब जैसे हिस्ट्री को उठा के देखें, है ना, अभी जैसे फेलो मेंबर भी बोल रहे थे सुधीर जी भी कि भाई डॉक्टर बॉब ने, बिल साहब ने, इन्होंने जो स्टेप पर किया, इन्होंने वो 12 स्टेप्स तो नहीं किए क्योंकि थे ही नहीं तब तक। तो 12 स्टेप तो 1939 में हमारे सामने आया जब खुद बिल साहब ने लिखे, तो फिर ये कैसे सोसाइटी में आए। तो भाई ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर बॉब बिल साहब से मिलने के लिए गए और बिल साहब ने उनको बताया, वो स्टोरी हम सबको पता है, मुझे बहुत ज्यादा अब उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने, डॉक्टर बॉब ने सोचा था मैं सिर्फ 15 मिनट इस शराबी से मिलूंगा, लेकिन वो 5-6 घंटों तक उनके साथ बैठे रहे। फिर उसके बाद में जिस ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो जाते थे अपनी पत्नी के साथ, डॉक्टर बॉब, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बातें, वहां का माहौल ने उन पे कोई असर नहीं किया था, वो माहौल उनके ऊपर असर करने लगा था। बेसिकली वो 3 बातें थी उस टाइम पे, कन्फेशन, रेस्टिट्यूशन एंड सर्विस, कि भाई मैंने जो अपनी गलतियां की है मैं उसको मानूं, मैं उनके लिए भूल सुधार करूं और दूसरे लोगों की सेवा करूं। शुरू भी किया उन्होंने, लेकिन फिर बीच में उनके कदम फिसले। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की उसमें वो कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने इतनी पी ली कि वो ठीक से उसको अटेंड ही नहीं कर पाए। वहां से वो कैसे लौट कर आए, वो लिखते हैं कि वो उनको पता ही नहीं है वो कैसे कब लौट के आए। तो उसके बाद में उनका इस तरह से काम शुरू हुआ। बिल साहब जो हैं उनके बारे में हम जानते ही हैं कि उनके दोस्त एबी थैचर जो हैं वो घर पे उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उनको फोर्स किया कि भाई आप भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आइए। बिल साहब वहां पे गए, वहां उनको कुछ खास ज्यादा जमा नहीं, जैसा कि अक्सर शराबी का होता है। फिर जब वो हॉस्पिटल में थे, चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में, वहां पर एबी थैचर दोबारा आए और एबी थैचर ने इस बार उनको वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस नाम की विलियम जेम्स ऑथर की किताब दी। वो किताब पढ़ने के बाद में एबी थैचर की बातों से उनके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि जो हम बिग बुक में पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक सफेद प्रकाश सा दिखा, है ना। तो उनको जो काम उसके ऊपर करना था वो उन्होंने अपने तरीके से किया। जैसे हमारे स्टेप्स 1 और 2 सॉरी, हमारे स्टेप्स 1 और 2, तो पहला स्टेप ये कह रहा है कि भाई हम शक्तिहीन है, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। दूसरा स्टेप कह रहा है कि भाई मैं इंसेन हूँ, मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, सिर्फ एक उच्च शक्ति ही ठीक कर सकती है। ये चीज जो है, ये उनको शायद से एबी थैचर ने जब उनसे बात की घर पे आके, हॉस्पिटल में आके, इस चीज से उनकी ये 2 स्टेप्स हुए, है ना। क्योंकि उनको एबी थैचर ने कहा था मुझे धर्म का रास्ता मिल गया, मुझे ईश्वर मिल गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बात थी कि मैं इसके पहले नासमझ था, नादान था। तो जो डायरेक्शन मुझे किसी हायर पावर से मिलना चाहिए थी, मेरे को वो मिल गई है ना। एबी थैचर ने ही उनको ये कहा था कि भाई आप अपने रिलीजन की, अपने गॉड की एक अलग धारणा क्यों नहीं बनाते हो, अगर आपको इतनी शिकायत है तो उनके उनके जो स्टेप्स 1 और 2 हैं वो उनको वहां से मिले। फिर वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए आखिरी बार, क्योंकि शायद 4-5 बार या कई बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो वहां से जो है उनको वो स्टेप 3 जो है ना, ये उनका हुआ कि भाई अब मैं अपनी जिंदगी के निर्णय और नहीं ले सकता। मैं अपने हिसाब से ये नहीं सोच सकता कि मैं यहाँ जॉब करूंगा या मैं ऐसे बिजनेस करूंगा, शराब को मैं तब पीऊंगा, अब पीऊंगा, कैसे पीऊंगा, कब पीऊंगा, ये सब मैं अब तय नहीं कर सकता। तो ये उनका स्टेप 3 था। और जहां तक स्टेप 4-5-6-7 की बात है, वो हॉस्पिटल में पढ़े पढ़े, जैसा कि ए के आर्टिकल्स में पढ़ने को आता है, हिस्ट्री के वो सुनने को मिलती है, जानने सुनने को। तो स्टेप 4-5-6-7 उनके हॉस्पिटल्स में, सॉरी, हॉस्पिटल के अंदर ही हो गए एक तरह से, है ना। क्योंकि वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो सोचते रहते थे इन बातों के बारे में। जैसे मैंने कहा ना, उस समय तो 12 स्टेप थे नहीं, लेकिन हम जो जो कंटेंट वो 12 स्टेप्स में पढ़ते हैं ना, मैं उसको एक तरह से कंपेयर करके अपनी बात को रख रहा हूँ।
फिर बिल साहब जो है उनको ये जल्दी थी, है ना, कि भाई मैं अमेंड्स भी अपने तुरंत करूं। तो वो हॉस्पिटल से निकलते ही उनको अपने अमेंड्स करने की सबसे पहले जल्दी थी। और फिर बात के जो थे स्टेप नंबर 10, 11, 12 हम लिखते हैं, हमारी डेली हम इन्वेंट्री लें, फिर ईश्वर से हम प्रार्थना और ध्यान द्वारा सतत संपर्क में रहें और आगे शराबियों की सेवा करें एक आध्यात्मिक जागृति होने के बाद। तो जैसा उन्होंने लिखा था कि भाई उनको एक सफेद प्रकाश दिखा, तो उनकी तो आध्यात्मिक जागृति वो हो गई थी, है ना। हालांकि उसके बारे में फिर बिग बुक में परिशिष्ट भी है, बाद में ऐड किया गया कि हर किसी को ऐसे नहीं हो जाएगी। तो ये नहीं माना जाए कि कोई भी आदमी डिटॉक्स के लिए एडमिट होगा हॉस्पिटल में तो उसको वहां पड़े पड़े ऐसे जागृति हो जाएगी, है ना। लेकिन हाँ, उनको वो जागृति उस तरह से हॉस्पिटल में हुई और इसीलिए वो अपने 12वें कदम का काम भी करने लगे और करते रहे, है ना। तो माय पॉइंट इज दैट कि इन लोगों ने कभी वेट नहीं किया। चलिए 12 कदम नहीं थे उस समय, लेकिन ऑक्सफोर्ड के वो सिद्धांत तो थे जहाँ पे ये दोनों जाते थे। डॉक्टर बॉब जो हैं वो भी बहुत समय से जा रहे थे जब वो बिल साहब को जानते ही नहीं थे। तो इन्होंने उस चीज का वेट नहीं किया कि नहीं हमको पहले 90 दिन होंगे या हम कुछ समय पहले शराब छोड़ के दिखाएंगे तब जाके हम ये सिद्धांत करेंगे। तो वो ऐसी कोई बात नहीं थी। 12 स्टेप्स के बारे में तो कई चीजें इतनी बड़ी अच्छी हैं। एक बात ये भी है कि जो हमारे 12 स्टेप्स हैं, बिल साहब उसके लिए चाहते थे, जब उन्होंने बिग बुक लिखी थी तो तब वो चाहते थे कि भाई ये 12 स्टेप्स को ऐसा करके दिखाया जाए कि भाई ये जरूरी है आपके लिए, है ना, ये करना जरूरी है। क्योंकि जैसा वो प्रथम संस्करण के प्रस्तावना में लिखा है कि हम कुछ शुरुआती 100 शराबी, हमने जो किया अगर आप वो करोगे तो आपको वो मिलेगा जो हमको मिला। तो एक बड़ी सीधी सीधी सी है बात कि भाई हमने भी स्टेप वर्क किया था, तो अगर आप भी करोगे तो आपको भी ये राहत मिलेगी, है ना। एक बड़ी मतलब एक सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी क्या था, वो इस तरह से उसको लिखना चाहते थे कि भाई ये 12 स्टेप एसेंशियल हैं। लेकिन उस समय जब वो, क्योंकि वो बार बार अपनी राइटिंग्स को लोगों को दिखाते थे, है ना, एक एक चैप्टर या कई बार आधा आधा चैप्टर लिख के वो जो बाकी दूसरे लोग थे वो उनको दिखाते थे। वो अपनी लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है वो दूसरे शहरों में भी भेजते थे, है ना, कि भाई देखो इसमें कोई करेक्शन हो तो बताओ, सजेशन हो तो बताओ। तो एक सजेशन ये आया कि यार आप इसको कंपलसरी मत करिए, क्योंकि ये शराबी के द्वारा लिखी गई है, शराबियों के लिए लिखी गई है। और वो जमाना ऐसा था कि आप अगर भले से एक्स ड्रिंकर भी हो, आप अपने आप को एल्कोहलिक तो जिंदगी भर बोलोगे। जैसे मैं हूं, तो मैं आज की तारीख में कहता हूँ यस आई एम विवेक एंड आई एम एन एल्कोहलिक, पर मैं एक्स ड्रिंकर तो कहलाऊंगा ना, भूतपूर्व पीने वाला तो कहलाऊंगा ना, क्योंकि मैं आज तो नहीं पी रहा हूँ। तो वैसे इंसान की कोई खास ज्यादा बात को माना नहीं जाएगा, बल्कि सोसाइटी में इस बात का विरोध हो सकता है कि भाई आप तो कोई जैसे कोई धार्मिक संत महात्मा होते हैं, है ना, आप तो कोई उस तरह की आप कोई फैसला सुना रहे हो, कहते हैं ना वो फतवा, ये आप तो कोई इस तरह की बात कर रहे हो, इसलिए आप इसको कंपलसरी मोड में मत लिखो, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उसको ये लिखा कि भाई शराब से दूर होने के लिए हमारे द्वारा सुझाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं। पढ़ते हैं ना हम हाउ इट वर्क्स में, हमारे द्वारा सुझाए गए। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक चतुर चालाक शराबी ने बड़ी अच्छे से, बड़ी समझदार थी क्योंकि राइटिंग के बड़े एक्सपर्ट थे वो, तो उन्होंने वहां पर तो उसको ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसके अलावा कई जगह ऐसे कंटेक्स्ट अपने को मिल जाते हैं, है ना, कि जहाँ पे उन्होंने लिखा है। जैसे पेज 58 पे आप पढ़ो, यदि आपने ये तय कर लिया है कि आप वो चाहते हैं हमें मिला है और उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के इच्छुक है, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो स्टेप पर की ही बात हो रही है ना। फिर साथ में ये चीज भी डालती कि हमको लगा था कि हम कोई सरल रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, है ना। मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ भी ये हो गुंजाइश कि अरे नहीं अभी बाद में चालू करूंगा स्टेप पर, कभी क्या है, अरे मैं शराब से दूर हो गया ना, अभी कितना है यार, मेरे को नहीं बनना ये आध्यात्मिक गुरु वगैरह। तो वहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि भाई साहब आप ये मत समझिए कि आपने पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई कर ली और ये स्टेप वर्क कॉलेज एजुकेशन है। ये स्टेप वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, किया तो किया नहीं तो नहीं किया। मुझे तो पिताजी की बनिए की दुकान पर बैठना है, मैं कॉलेज की पढ़ाई क्यों करूं, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक की जो बेसिक एजुकेशन है, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ये वो है। इसीलिए साथ में उन्होंने ये लिख दिया कि हमने सोचा कोई आराम रास्ता ढूंढेंगे, परंतु हम ऐसा नहीं कर सके। फिर लिखा है हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग,
आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब ये ऐसा नहीं चलेगा कि बस मैं मीटिंग्स आता रहूं, है ना। क्योंकि मैं मीटिंग्स में सुन लेता हूँ, आते रहिए, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से ना उस खूबसूरत स्लोगन का मतलब निकाल लेता हूँ, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। क्यों? इसमें ये थोड़ी कहीं उन्होंने बोला है कि कीप कमिंग बैक, डू द स्टेप वर्क एंड इट विल वर्क, कि दोस्तों आते रहिए, कदमों पे काम कीजिए स्पॉन्सर लेके और ये आप पे काम करेगा। ऐसा कहाँ बोला है? उन्होंने तो सिर्फ बोला है आते रहिए, ये काम कर रहा है तो मैं आ रहा हूँ, डेली मीटिंग आ रहा हूँ, तो इसको काम करना ही चाहिए, कर भी रहा है। दिख तो रहे हैं मीटिंग में इतने सारे लोग, पूरे इंडिया भर में 1700 ग्रुप हैं। पर मैंने ये देखने में नहीं आया है कि यार पूरे वर्ल्ड में 50-55 लाख मेंबर हैं और अकेले इंडिया में कम से कम 3.5 करोड़ सिर्फ मेरे जैसे शराबी हैं। पीने वाले तो तकरीबन 25-30 करोड़ हैं, लेकिन मेरे जैसे पीने वाले शराबियत की बीमारी से ग्रसित कम से कम 3-3.5 करोड़ हैं, और उसमें से सोबर हैं सिर्फ 40 या 45 हजार। तो फिर ज्यादा मेंबर तो वो हुए ना जो अभी भी पीड़ित हैं। तो ये वो मेंबर हैं जिनको या तो ए का संदेश ही नहीं मिला, या फिर इनको संदेश मिला तो इन्होंने वो नहीं किया जो ये पुराने लोगों ने कहा था, है ना, कि आप वह पाने के इच्छुक हैं जो हमें मिला है। ये लोग वो नहीं कर पाए यार। तो वहां से मेरे को ये बात समझ में आती है कि यार ये जो कुछ लोग अगर मीटिंग में बैठे हैं, ग्रुप में हैं, दूसरे ग्रुप में हैं, ऑनलाइन में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर मेरे को लग रहा है यार ज्यादा तो वो लोग दिख रहे हैं जिन्होंने स्टेप वर्क नहीं किया, तो मेरे को फिर इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं। ये सब तो कुल मिला के सिर्फ 45,000 हैं। उसमें से भी सारे के सारे 45,000 डेली मीटिंग में थोड़ी ना आ रहे हैं। तो फिर उनका क्या, जो मेरे सामने आके चले गए, पिछले 7 साल में मेरे सामने से पता नहीं कितने शराबी आए चले गए, मुझे पता भी नहीं, ना मुझे उनकी गिनती मालूम है, ना मुझे उनका नाम याद है। हाँ, शायद अगर कहीं टकरा गए तो मैं कोशिश करूंगा, अरे इसको देखा है, लेकिन मैं उनको भूल चुका हूँ पूरी तरह से। और वो मेरे शहर में जितने ए मेंबर है उसकी संख्या से कहीं ज्यादा है वो संख्या, जो मेरे सामने से आके निकल गए या फिर मेरी जानकारी में आके निकल गए। ऑनलाइन मीटिंग में आया हुआ कोई मेरे सामने नहीं आता, लेकिन मेरी जानकारी में तो आता है ना, वो मेरी जानकारी में आके निकल गया, फिजिकल मीटिंग में मेरे सामने से आके निकल गया। ऐसे लोग ज्यादा हैं बनिस्बत उनके जो मेरे सामने बैठे हैं ऑनलाइन में या फिजिकल मीटिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ यार कि मैं अपना दिमाग तो नहीं लगा सकता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता कि यार इसको 90 डेज बाद में स्टार्ट करूंगा, या फिर मेरे को जब तक मेरे हिसाब का स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। एक साली बड़ी दुविधा ये एक मेरे भी साथ थी कि मेरा स्पॉन्सर ऐसा होना चाहिए, विवेक का स्पॉन्सर ऐसा होना चाहिए जो शराब पीते समय ना बिल्कुल एकदम भिखारी से भी बदतर हालत हो गई उसकी, और आज की तारीख में कम से कम डबल फिगर की सोब्राइटी तो होना ही चाहिए उसकी। और उसके साथ में आज वो इतना अमीर, इतना पढ़ा लिखा, इतना फेमस हो गया हो कि वाह वाह क्या बात है। मतलब बिल्कुल फर्श से अर्श पर, वो वाली बात है ना। पहले मतलब बिल्कुल एकदम राक्षस हो और अब एकदम देवता हो गया। इतना चेंज जिस आदमी में हो ना, वो मेरा स्पॉन्सर होना चाहिए। उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वो मेरे शहर का नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम सारे थे, तो इस चक्कर में स्पॉन्सर ही नहीं मिलता था। फिर एक किसी भले आदमी ने आके समझाया कि भाई कार चलाना आता है? मैंने बोला हाँ आता है। अगर नहीं आता तो मैंने कहा ड्राइविंग स्कूल से बुला के सीखते। बोला ये पूछते कि तेरी कितनी पत्नियां हैं, तेरे कितने बच्चे हैं, तू कौन से गांव का रहने वाला है? नहीं, तुम सिर्फ ये देखते हैं क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या उसको आपको कार चलाना सिखाना आता है, क्या वो जो कार लेके आता है वो ठीक ठाक है, बस। तो ऐसे ही तुमको ज्यादा क्वांटिटी पे जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तुम ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं तो ऐसा, क्योंकि तुम्हारे पास चुनने का अभी वो अक्ल ही कहाँ है। भाई ये तो इस तरह की बात हो गई कि हीरे की मैं हीरे का एक गहना खरीदने के लिए बाजार में निकला हूँ, हीरे की अंगूठी, और मैं ये जज कर रहा हूँ कि ये जो दुकानदार हीरा बेच रहा है ये असली है कि नकली है, जबकि मैंने खुद ने कभी असली हीरा देखा ही नहीं है। तो मैं ये कैसे पता करूंगा? मेरे अंदर वो आर्ट ही नहीं है कि मैं उसको पहचानूं। तो इसीलिए मुझसे ये कहा गया कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करिए, आप देखिए आपको उसकी बात समझ में आती है, उसको आपकी बात समझ में आती है ना। उन्होंने स्टेप पर किया है, उनके भी कोई स्पॉन्सर है, दैट्स इट।
कहीं भी ऐसा लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा। कई बार ये भी बात सुनने में आती है कि पहला साल जो है, कम से कम पहले साल में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? कई बार ये भी कह दिया जाता है कि अरे वो स्पॉन्सर के सामने है ना पूरा नंगा होना पड़ता है। तो देखो अभी तुम्हारे अंदर उतनी ईमानदारी नहीं है, तुम उतने नंगे नहीं हो पाओगे। तो अगर वो नहीं हुए तो फिर ये तो झूठ हो जाएगा, इसलिए अभी मत लो, एक साल बाद लेना जब तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। कभी ये भी सुनने में आता है कि भाई पहले है ना अपने पाँव अच्छे से जमा लो, कभी स्पॉन्सर से झगड़ा हो गया तो नहीं यार, तो पहले अपने अच्छे से पाँव जमा लो, तब तुम ये करना। तीसरा, अगर तुम्हारे अंदर पक्की धारणा है, अगर तुम्हारा पहला कदम 100% मजबूत है तो ही तुम स्पॉन्सर ले सकते हो। अरे भैया पहला कदम तो मेरा आज भी 100% मजबूत है। पहला कदम मजबूत था तभी तो मैं पहले दिन भी सोब्राइटी में था। ए में जब कोई मेंबर आया और उसको अभी सिर्फ सोब्राइटी में एक दिन हुआ, तो उसका भी तो पहला, और अगर वो दूसरे दिन वापस हमारी मीटिंग में आया तो उसका पहला कदम तो 100% है, तभी वो अगले दिन भी मीटिंग में आ सका। और फिर जो लोग 6 महीने, 1 साल या 10 साल के बाद में रिलैप्स हो जाते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहला कदम 100 के बजाय 99 पे आ जाता है। बाकी सब कदम आपके 99 चलते हैं, बल्कि 80, 70, 60 भी चलते हैं। पर्सन टू पर्सन हर कोई आदमी अलग अलग तरह से काम करता है, जितना काम करेगा उतनी उसकी आध्यात्मिकता अच्छी होगी। लेकिन पहला कदम तो हमेशा 100% चाहिए। तो ये भी कोई, कई बार ये भी कह दिया जाता है कि अरे स्टेप वर्क में जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है ना ऐसा फालतू में निपटाने वाला काम नहीं है, ये तो बड़े जहीनता से, गंभीरता से करने वाला काम है। बिल्कुल है यार, वो बहुत अच्छे से, ईमानदारी से करने वाला काम है। लेकिन क्या होता है, जब भी मेरे को ऐसा कह दिया जाता है ना एकदम से मत करना, सोच समझ के करना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है जो साला मैं अरेंज मैरिज करने वाला हूँ यार, या फिर अपने से 10 गुना किसी बड़े भू माफिया पुलिस वाले या किसी नेता के ऊपर कोई कोर्ट केस करने वाला हूँ, कि बिल्कुल वो मशाल के ऊपर हाथ रख के कसम खाना पड़ेगी कि अब जो होगा मैं निपटूंगा, घबराऊंगा नहीं, डटा रहूंगा। वो इस तरह की बात आ जाती है, यानी कि वही बात आ गई कि सिंपल सी है चीज, उसको मैंने कंफ्यूज कर दिया, है ना। है ना। फिर एक चीज है कि अरे यार अभी तो आओ, शराब पीने की इच्छा हो रही है, सर्विसेज में लग जाओ। तो उसके लिए भी बिल डब्ल्यू साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। 12 एंड 12 को पढ़ें अगर, तो उसमें बड़े अच्छी तरह से लिखा है। मैं अभी इसको जानबूझ के अपने सामने खोल के बैठा हूँ। 12 एंड 12 का ये पेज नंबर 112 पे देखिए, मैं इसको जल्दी से पढ़ता हूँ, है ना। हम 12 एंड 12 किताब जो है उसमें जो 12वें कदम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बिल डब्ल्यू ने लिखा है, हम सोबर हैं और एक एक कार्य में खुश हैं। घर में और दफ्तर में सब कुछ ठीक चल रहा है। हम स्वाभाविक तौर पे इन बातों के लिए अपने आप को बधाई देते हैं। बाद में ये बातें कुछ ज्यादा ही आसान सी और खोखले दृष्टिकोण वाली साबित होती हैं। हमारी अस्थायी रूप से बढ़ोतरी रुक जाती है, क्योंकि हम इस बात की संतुष्टि महसूस करते हैं कि हमारे लिए एक सारे 12 कदमों की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ कदमों से ही हमारा काम चल रहा है। पहला कदम और 12वें कदम का वह हिस्सा जहां हम संदेश पहुंचाते हैं। एक ही भाषा में इस कृपा भरी स्थिति को 2 स्टेपिंग कहते हैं, और यह स्थिति सालों तक रह सकती है। अब देखिए साहब, ये चीज बिल साहब ने उस टाइम बोली, क्योंकि एक मेरे जैसे अल्कोहलिक ना, वो अपनी इच्छा चलाने लगता। उसको 9 लोग अगर ये बोलेंगे ना यार तुमको कदमों पे काम करना चाहिए, और एक कोई ऐसा ए मेंबर बोलेगा जिसने अभी नहीं किया है, जो भी कारण हो, उसकी इच्छा नहीं है, स्पॉन्सर नहीं मिला, जो भी हो, तो उसको उसकी बात ज्यादा अच्छी लगेगी। ये दिस हैपन्स विद एन अल्कोहलिक लाइक मी। तो कई बार सुनने में आ जाता है वो सर्विस वर्क में आओगे तुरंत ठीक हो जाओगे, जबकि दोस्तों ये भी बात एक पूरी तरह से सही है। मेरा तो व्यक्तिगत ये अनुभव है कि वो बहुत सही बात लिखी है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आई आध्यात्मिक जागृति के पश्चात हमने ये संदेश दूसरे शराबियों को देने का काम करना है। मेरे साथ हुआ ये। मैं नए नए में 12th स्टेपिंग के लिए बड़े उत्साह से जाता था। अब यूं तो किसी ओल्ड टाइमर के साथ जाना पड़ता था, मेरी इच्छा तो होती थी अकेले चला जाऊं, है ना। लेकिन फोन पे जब मैं किसी की काउंसलिंग कर डालता था आधी घंटे, और वो उसके बाद में भी पी लेता था, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी उस पर, खुन्नस हो जाती थी उस पर। ये इसीलिए होता था कि मेरे खुद के अंदर तो आध्यात्मिकता का अ भी नहीं आया और मैं चला सर्विस करने। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे को उसी को मुख्य उद्देश्य नहीं बना लेना है। पहले मेरे को 12 स्टेप्स तक आना है। वो पहले के बाद में 12वां कदम इसीलिए नहीं डाला उसने, नहीं तो वो आदमी उसी समय फर्स्ट के बाद में सेकंड कदम डालने के बजाय 12th डाल देता।
और फिर उसके बाद में शुरू करता 2, 3, 4, 5 और आखिरी में 11 तक, है ना। आगे उन्होंने लिखा है, हम में से अच्छी नीयत वाले भी ये 2 कदम वाले भ्रम में फंस सकते हैं। कभी न कभी यह पिंक क्लाउड की स्थिति चली जाएगी और सब कुछ निराशाजनक और जड़ सा हो जाएगा, है ना। और हमको ये लगने लग जाएगा कि ये काम नहीं करता है ना। दिस वॉज द एग्जैक्ट आंसर फॉर माई प्रॉब्लम, कि भैया मेरे को तुरंत स्टेप पर करना क्यों जरूरी है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब आप कोई लैंग्वेज सिखाते हैं, जब वो 2 साल का है, 3 साल का है, आप उसको जर्मन, फ्रेंच, रशियन कुछ भी सिखाएंगे, बहुत जल्दी सीखेगा। आई एम 48 नाउ, मुझे आप सिखाओगे, पूरी ईमानदारी भी है मेरे अंदर, पर मेरे को सीखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित कुछ आइडिया, कुछ कंसेप्ट, कुछ धारणाएं मेरे मन में पक्की बन के बैठी हुई हैं, बिकॉज मेरे को इंग्लिश और हिंदी आती है, वो दोनों भी लैंग्वेजेस हैं। तो उनके प्रति धारणाओं से मैं ना उस नई लैंग्वेज को कंपेयर करने लगता है मेरा दिमाग। पहले वो उसको रिजेक्ट करेगा, बेकार लैंग्वेज है, क्या जरूरत है। तो इन द सेम वे, जितना समय मेरा बिना स्टेप करके इस आध्यात्मिक जागृति के बिना निकलता है ना, जिसको हम अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म भी कहते हैं, अब उसको ड्राई ड्रंक अवस्था भी बोल सकते हैं, है ना? मैं पूरे टाइम दूसरों को ब्लेम करने लग जाता हूँ। तो जितना समय मेरा ये बिना स्टेप करके निकलेगा ना, उतना मेरे लिए वो स्पॉन्सर लेके उस पर काम करना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो दिमाग बोलेगा तेरा काम चल रहा है, बिना इसके क्यों ये लफड़े में पड़ना। दूसरी तरफ मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें ये चीज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये स्टेप बेकार है, ये स्टेप काम का है, ये धारणा मेरी और ज्यादा प्रबल हो जाएगी, है ना। सो कुल मिला के आज का जो था मेरे कहने का मेरा उद्देश्य वो ये था कि मुझे पर्सनली यही समझ में आया है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके, ये काम उतनी जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज मीटिंग जो है, मीटिंग्स के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं इस बात को बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, कहीं मेरी बात का कोई गलत अर्थ न निकल जाए, लेकिन मीटिंग्स ओरिजिनली ये प्रोग्राम नहीं है। ए प्रोग्राम के अंदर से मीटिंग नाम का कंसेप्ट निकला है ना। तो मतलब ये उस तरह की बात हो गई कि मुझे इंदौर से दिल्ली जाना है, और मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मुझे पैदल जाना है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम सबने सोचा कि चलो इंदौर से लेके दिल्ली तक 700 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, पहुंचेंगे पता नहीं कितने महीनों में, कोई है उद्देश्य वहां पे हमको बहुत बड़े आंदोलन में शामिल होना है। लेकिन इंदौर से दिल्ली की यात्रा लंबी है, तो बीच के लिए हमको खाना वगैरह रखना पड़ेगा। ये उस यात्रा के लिए सिर्फ एक साधन था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं दिल्ली पहुंचना ही भूल गया और मैं सिर्फ ये साधन पे ही आमादा रह गया। मैं हर एक जगह महीनों तक रुकता हूँ, रोज बढ़िया खाता पीता हूँ, वापस हो जाता हूँ। मैं ये भूल ही गया कि मुझे अल्टीमेटली तो दिल्ली पहुंचना है यार। तो ये कुछ इसी तरह की बात थी, है ना। कहा गया ना कि हमारा प्राथमिक जो हमारा उद्देश्य वो है स्टे सोबर एंड टू हेल्प अदर्स। मैं दूसरों को हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मैं रिकवरी में हूँ, है ना। और मैं रिकवरी में मेरी डेफिनेशन के हिसाब से रिकवरी में नहीं हो सकता। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो मुझे एक की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर वो पड़ी। तो इन द सेम वे रिकवरी भी जिस चिड़िया का नाम है वो मैं अपने हाथ से डिसाइड नहीं कर सकता। वो जो स्टेप वर्क में जो जो चीजें लिखी हुई है, वो जब मेरे पे असर करना स्टार्ट होंगी, मेरे अंदर मानसिक परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा, वो बढ़ने लग जाएगा, देन ओनली आई कैन से कि हाँ यार मैं रिकवरी में हूँ। और ये काम शुभ से शीघ्रम, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा स्टार्ट। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को सुना। थैंक यू वेरी मच।